नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर लिया जाए कल के एक इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट इवेंट, महुआ मैत्रा जी और अरविंद केजरीवाल साहब को अलग अलग जगहों पे बुलाया गया था उनकी गवाही देने के लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल टीएमसी और आम आदमी पार्टी के दो प्रमुख नेता महुआ मैत्रा जी और अरविंद केजरीवाल साहब, जो अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, उनका जो कल जिस तरह से वो जो भी कंडक्ट रहा, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वो शहीद दिखाना चाहते हैं अपने को, या ये जो जो भी कल हुआ वो एक सुसाइड करने जैसा था, पॉलिटिकल सुसाइड ऑब्वियसली। मैं ये क्यों कह रहा हूं उसमें बाद में आऊंगा, पहले थोड़ा फैक्ट जल्दी से एक बार याद कर लें, समझ लें। महुआ मैत्रा जी के ऊपर एक चार्ज निशिकांत दुबे और उनके उनके पूर्व मित्र जय देहात्री साहब ने कंप्लेन द्वारा लगाया कि उन्होंने कैश फॉर क्वेश्चन, पैसा लेके पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछनी है, और उसी से वहां से वो मामला शुरू हुआ। दो तीन आरोप उस पे से हो रहे थे। एक तो ये था कि दर्शन हीरानंदानी जी से वो गिफ्ट लेती थी और कुछ फेवर्स लेती थी, और उसके बदले में वो पार्लियामेंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी जिससे दर्शन हीरानंदानी जी का फायदा हो, और प्रधानमंत्री मोदी जी की बदनामी हो, जैसा दर्शन हीरानंदानी जी ने कहा, और गौतम अडानी जी को टारगेट करते थे। दूसरा आरोप ये था कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी जी को अपना पार्लियामेंट के नेट का लॉगिन और पासवर्ड दे दिया था, जो मतलब इन लोगों का कहना था जो प्रिविलेज की बात, जो नहीं देना चाहिए था। और तीसरा, ये लॉगिन और पासवर्ड देके नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। अब सबसे पहले तो ये मामला निशिकांत दुबे जी ने स्पीकर को लिखा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम को लिखा, कम्युनिकेशन को, सब जगह लिखा, और फिर स्पीकर साहब ने इस मामले को एथिक्स कमेटी को सौंप दिया। एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे और जय दहाद्री जी को बुलाया, वहां पे उन्होंने अपनी बात कही। हालांकि उससे पहले ही दर्शन हीरानंदानी जी ने एक 3 पेज का साइंड एफिडेविट दे दिया, जिसमें उन्होंने सब बातें बताई थी कि महुआ मैत्रा क्यों करती हैं, और वो कैसे उनको महंगे तोहफे देते हैं, और उनको उनके जहाज के टिकट देते हैं, और उनका जो सरकारी आवास है जो उनका निजी नहीं है, मतलब कल के दिन अभी वो एमपी का इलेक्शन हार जाएंगे 2024 में, तो उनको वो घर छोड़ना होगा, तो जो सरकारी आवास है उसको उन्होंने कैसे, उसके ब्यूटिफिकेशन में उनका पैसा लगा, हीरानंदानी जी का। उसके बाद जो जब निशिकांत दुबे जी और जय देहाद्री को बुलाया गया, तो निशिकांत दुबे उस एथिक्स कमेटी से निकल के उन्होंने बाहर प्रेस वालों से बात की और डिटेल भी बताया कि कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या हुआ है। जो ऐसा कहा जाता है कि एथिक्स कमेटी की बात कॉन्फिडेंशियल रहती है, उसको अंदर क्या हुआ ये नहीं बताया जाता है, लेकिन निशिकांत दुबे तो निशिकांत दुबे हो, वो किसी की बात क्या मानने वाले। महुआ मैत्रा जी को 31 अक्टूबर को बुलाया गया था। उन्होंने पहले तो कहा कि हम 4 तारीख तक हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में है, प्री डिसाइडेड कार्यक्रम है, हम उसके बाद ही आ सकते हैं। लेकिन फिर एथिक्स कमेटी ने कहा कि आप 2 तारीख के आगे हम आपको समय नहीं दे सकते हैं। तो फिर वो 2 नवंबर का दिन निश्चित हुआ कि वो आएंगे। 2 नवंबर को कल महुआ मैत्रा जी आई, 3 घंटे से ज्यादा उनकी पूछताछ चली, और जैसा कहा जाता है कि बहुत मुश्किल से महुआ मैत्रा जी को पहले अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। हालांकि निशिकांत दुबे जब आए थे तो पहले उन्होंने अपनी बात कही थी, तब मतलब बातचीत शुरू हुई थी, जिसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। पहले तो उन्होंने इसमें जो बात हुई उसमें लॉगिन और पासवर्ड के प्रश्न पर, ये पहले भी बाहर भी बता चुके हैं, कल उन्होंने वहां पे भी बताया कि भाई ये तो जो लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है उसके बाद एक ओटीपी आता है, ओटीपी सांसद के टेलीफोन में ही आता है, और सांसद जब उस ओटीपी को कंफर्म करता है तभी वो अपलोड होता है। तो उनका कहना था कि अगर जो भी अपलोड हुआ है वो मेरी कंसेंट और मेरी नॉलेज से हुआ है, ऐसा नहीं है कि दर्शन हीरानंदानी को उन्होंने दे दिया तो वो हो जाए। ये भी उन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने इस लॉगिन पासवर्ड को उनको दिया था। साथ में ये भी बात हुई कि लॉगिन पासवर्ड
सारे सांसदों के सहायकों के पास, उनके सेक्रेटरी पीए के पास भी रहता है। करीब करीब 2000 लोगों के पास ये पासवर्ड है। और एक चीज और है, ओटीपी से वेरीफाई करके ये अपलोड होता है साइट पे, मतलब कंसेंट ऑफ सांसद। और फिर जब ये वोट के लिए, वोट नहीं माफ कीजिएगा, स्क्रूटनी के लिए जाता है। ऐसा होता है कि संसद में भाई रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, तो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन लिए जाते हैं वो 100 क्वेश्चन आ गए, उसमें लॉटरी सिस्टम द्वारा 10 निकाल लिए जाएंगे और उन्हीं पे वो होगा, बाकी 90 पे बात नहीं होगी, मतलब वहां पे नहीं होगा, उनको रिटर्न रिप्लाई चला जाता है। तो ये जो जो लॉटरी के लिए भी जाते हैं वो सब स्पीकर साहब के अनुमोदन के बाद ही जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल वो है कि वो कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता तो अपने आप ही स्पीकर के यहाँ रुक जाता। तो ये भी एक प्रूफ है कि वहां कोई नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो सवाल, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन महुआ मैत्रा का शुरू हुआ। और उसमें जैसा कहा जा रहा है कि जो सोनकर साहब हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, उन्होंने एक रिटन, उनके पास डॉक्यूमेंट था, उससे पढ़ पढ़ के वो क्वेश्चन पूछना शुरू किए। और वो किसी और को नहीं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस खुद ही पूछना चाह रहे थे, वो डायरेक्टली थे। और उससे उन्होंने उनसे कई निजी सवाल पूछे, जैसा महुआ मैत्रा ने कहा कि रात में कितने बजे फोन करती थी, जब फोन करती थी तो वो व्यक्ति शादीशुदा है, तो क्या उसकी पत्नी को पता रहता था कि आप फोन कर रही हैं? मतलब कभी कभी मुझे भी लग रहा है कि ये कौन सी क्वेश्चनिंग है, ये केवल किसी को एम्बेरस करने के लिए है उसको, ये कि मतलब रात में आप फोन कर रहे हैं तो व्यक्ति शादीशुदा है तो क्या उसकी पत्नी को पता है, इस तरह की बातें। और जब इस पे काफी कुछ ज्यादा हो गया तो महुआ मैत्रा, नहीं तो माफ कीजिए, तो ऑपोजिशन के जो बाकी लोग थे उन्होंने इसमें ऑब्जेक्ट किया कि भाई इस तरह के आप सवाल कैसे क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर इस पे एक मामला अड़ गया, तो ये हुआ कि इस पे वोट हो जाए। अब वोट में नेचुरली ऑपोजिशन वाले कम थे, बीजेपी वाले ज्यादा थे, तो वो तो वोट आउट हो गए। फिर ऑपोजिशन वालों ने वहां से वॉकआउट किया, ये कह के कि मैं इस तरह की जो बातचीत चल रही है उसका हम लोग हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और फिर महुआ मैत्रा ने भी वॉकआउट किया और उन्होंने फिर बाहर आके चीर हरण की बात कही। तो मतलब एक तो बिल्कुल ये साफ है कि वहां जिस ढंग से क्वेश्चनिंग हो रही थी वो उसमें कहीं ना कहीं लोडेड क्वेश्चन थी। और महुआ मैत्रा ने अब एक स्पीकर को डिटेल लेटर लिखा है और उसमें अपना डिटेल बताया कि कैसे कैसे उनके साथ ये सब हुआ। हालांकि सोनकर साहब ने भी आके प्रेस वालों से पूछा कि वो तो अनकोऑपरेटिव थी और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोल रही थी। ये सारी चीजें तो इन कैमरा मेरे ख्याल में होती हैं, वो स्पीकर को दिख ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा था। अब जरा अरविंद केजरीवाल साहब के भी बेसिक फैक्ट समझ लीजिए। एक शराब के नीति को लेके जो शराब घोटाला या शराब नीति घोटाला या शराब लाइसेंस घोटाला दिल्ली वाला एक चल रहा है, उसमें बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ा तो भाई मनीष सिसोदिया ही साहब उसमें 8 महीने से करीब गिरफ्तार है, संजय सिंह है, विजय नायक, मतलब आम आदमी पार्टी के काफी लोग गिरफ्तार हैं। जो आम आदमी पार्टी का नहीं है वो गिरफ्तारी के कगार पे है, जैसे केसीआर की लड़की और इस तरह के जो बहुत से लोग इसमें कहीं ना कहीं समस्या में है। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल, जिस दिन मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से बेल खारिज हुई उसी दिन अरविंद केजरीवाल को नोटिस, शायद 30 तारीख को 2 नवंबर का नोटिस दे दिया गया कि आइए और आप सीबीआई ईडी आपसे पूछताछ करना चाहती है। अब वो 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल साहब ईडी के यहां नहीं गए। उन्होंने ईडी को पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में कुछ आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पहली चीज तो ये मतलब जो बिल्कुल साफ साफ कही है कि जो सारे आरोप हैं वो बहुत वेग हैं, क्योंकि फिर वो पूछ रहे हैं कि जरा मुझे ये बताइए कि मुझे आप विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, कि मुझे आप सस्पेक्ट के तौर पे बुला रहे हैं, आप मुझे इंडिविजुअल बुला रहे हैं, कि आप मुझे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बुला रहे हैं। मतलब ये भी अरविंद केजरीवाल इसमें ये सब लिखे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, नहीं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सारा पत्र जो लिखा गया है वो, और मैं भी मानता हूं कुछ लोगों का क्या, वो वकील के कहने पे ही उसकी ड्राफ्टिंग हुई है और वकील के अनुसार ही इस तरह का लेटर लिखा गया है। फिर उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने उसमें चार्ज लगाया कि मोटिवेटेड है, और मोटिवेटेड का उन्होंने ये उदाहरण ये बताया है कि
ये जब शाम को लेटर रिलीज हुआ, उससे पहले ही बीजेपी के नेता ये कहने लगे थे कि अब अरविंद केजरीवाल को बुला के उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो उनका कहना है कि सरकार के यहाँ से, ईडी के यहाँ से लेटर आने से पहले ही बीजेपी नेताओं को कैसे पता था, वहां इसका मतलब है कि वो लेटर लीक किया गया था। और फिर उन्होंने कहा ये अनसस्टेनेबल है, इसमें कोई आरोप तो है नहीं, ये सिर्फ तंग करने के लिए है। अपने बारे में उन्होंने बताया, भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मतलब दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ आम आदमी पार्टी का, और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो इस समय मेरा उसमें से निकलना मुश्किल है। फिर वो सिंगरौली कर गए थे मध्य प्रदेश में, और वहां की एक रैली में उन्होंने कहा कि भाई जेल जाएंगे, और जब एक केजरीवाल जेल जाएंगे तो हजारों केजरीवाल निकलेंगे। उनका कल मैं जो केजरीवाल था, कहा मैं बहुत तो रहता, वो हम वाले नहीं है, हमने ये काम किया नहीं, मैंने ये काम किया। वो उनका मैं हरदम बहुत ही हो रहता, और इसीलिए उनकी पार्टी में कोई भी स्टैब्लिश नेता की उनसे पड़ती नहीं है। तो केजरीवाल साहब का मैं कल उसी तरह से था कि मैं हो रहा था। और फिर वो बताने लगे कि उनका शरीर गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा कभी मरेगी नहीं। मालूम नहीं क्या प्रूफ करना चाह रहे थे। अब जो जरा जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूं, ये कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं, जो मेरी दृष्टि, अच्छा है बुरा है, मोटिवेटेड है वो है, सरकार का तोता है, जो भी है ईडी सीबीआई, वो प्रोसेस ऑफ लॉ है। और अगर आप सच्चे हैं तो साच को आज नहीं है। अगर आप किसी कमेटी को, किसी एजेंसी को अवॉइड करते हैं, तो लोगों का या एक परसेप्शन जो है, एक नैरेटिव बनता है कि शक होता है लोगों को, क्यों अवॉइड कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों के सामने, तो लिविंग एग्जाम्पल है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जो अस्वस्थता की हालत में भी उन्होंने अवॉइड नहीं किया। राहुल गांधी आका यहाँ चलो, चले बैठते हैं, और जैसा अब आ गया है कि राहुल गांधी बैठे बैठे वो सब थक जाते थे पूछते पूछते, फिर वो सब इनसे पूछते थे साहब आपको पास एनर्जी, ये नहीं थकता था, न ये खिसियाते थे, ये हंसते हुए बाहर आते थे हंसते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग, और सोनिया गांधी, आपने एक बार भी इरिटेट हुए होते हुए देखा? एक बार भी? तो दूसरा में एक और अगर आप पॉलिटिकल आंसर देना चाहते हैं तो शरद पवार से सीखिए। शरद पवार जब विधानसभा इलेक्शन चरम सीमा पे था, तो फिर वही पुरानी टैक्टिस, ईडी या सीबीआई किसी ने बुलाया था, जहां तक मुझे याद है ईडी ने बुलाया था। तो शरद पवार ने क्या किया था? उन्होंने कभी बुलाया था कि अब आपका सम्मान होगा? उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, मैं आपके दफ्तर अभी पहुंच रहा हूं, बताइए बताइए डेट बताइए, मैं कब मैं पहुंचता हूं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप, कोई कहता है कि नहीं आपको बुलाया जाएगा, और आप कहेंगे नहीं बताइए कब मैं आ रहा हूं, तो अगर आप इस तरह का एटीट्यूड कर देंगे, आप प्रीपोन करते हैं कि आपको 6 दिन पहले बुलाएगा, आप कहते हैं भैया आजकल में बुला लो, तो ऐसा लगता है कि यू आर रेडी टू फाइट। और विधानसभा इलेक्शन में वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो शरद पवार का ये एटीट्यूड था। जब आपकी नियत तिथि पे आप ये कहते नहीं मैं इस वजह से नहीं आ सकता, और ऐसा लगता है कि वो बहाना है, तो आपका डर दिखने लगता है। मुझे मुझे एक चीज मैं और कह रहा हूं, अगर ये लग रहा था कि एथिक्स कमेटी में चीर हरण हो रहा है, तो चीर हरण को पूरा हो जाने देते हैं। नंगा कौन होता ये साफ हो जाता कि उस आपके चीर हरण से एथिक्स कमेटी नंगी होकर बाहर दिख जाती। वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इंप्रेशन ये जाता है जब आप लोग ये अवॉइड करते हैं कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है, और इसलिए आप वॉकआउट, अवॉइड, मैं यहां हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर वहां चला जाएगा, मेरी विचारधारा रहेगी, वो जिंदा रहेंगे, लोग याद रखेंगे, तब ये सब बातें आप करने लगते हैं। देखिए, विक्टिम कार्ड से सहानुभूति, इस तरह के विक्टिम कार्ड से सहानुभूति नहीं मिलेगी। आज सहानुभूति मनीष सिसोदिया को मिल रही है, क्योंकि 8 महीने हो गए। आपको ये कहने से कि नहीं नहीं मैं वो हूं और मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, इससे नहीं मिलेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब, आप याद करिए, आप अपनी जेब में लिस्ट लेके घूमते थे। कांग्रेस जब सरकार में थी और आप लोकपाल वाला बिल का आंदोलन चला रहे थे अन्ना जी के उसमें, तो आप तो कहते ना लिस्ट है बताओ, मैं ये और इनका, आप लगता था कि आपके पास पूरा, मतलब नोट के नंबर तक है कि कौन कौन से नोट में भ्रष्टाचार में दिए गए थे, और वो नंबर भी आपके पास है।
निकला आज तक कुछ नहीं, बताया भी नहीं आपने आज तक कुछ तक। तो अब आपको खुद जाने में वहां क्यों दिक्कत है? देखिए एक चीज जान लीजिए, आप मान लीजिए आपको लगता है ना कि आप जेल चले जाएंगे तो आपको शहादत जैसा लगेगा, लोगों की सिंपैथी होगी। जेल जाने से जवाब नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। चिदम्बरम साहब 110 दिन 115 दिन जेल गए, लेकिन आज कोई चिदम्बरम साहब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन के नहीं उभरे। मेरी बहुत इज्जत बढ़ी है उनके बारे में, जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे जेल टर्म को किया। सदस्यता जाने से आप अदालत जाएंगी, उसको चैलेंज करेंगे, वो सब आप कर सकते हैं महुआ जी, लेकिन मुझे लगता है आपको फाइट हर स्तर पे हर जगह करना होगा। अगर कमेटी में आपको लड़ना है तो कमेटी में लड़ना होगा, अगर आपको ईडी के सामने लड़ना है तो ईडी के सामने लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी कि आप या तो डर के या गिल्ट के कारण या किन्हीं भी कारणों से आप हट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं मन में यह है कि मुझे जेल जाने से लोगों को लगेगा कि मैं बड़ा शहीद है और सिंपैथी आएगी, वो मेरे हिसाब से जेल जाने से इस तरह की कोई सिंपैथी नहीं आएगी। आप वहां जाके अगर उस कार्रवाई के दौरान जाएंगे तो भले ही लोगों की हमदर्दी आपके साथ रहेगी। तो ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को टालने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कोई किसी को कुछ भी कर ले। अदालत ने तो एक तरह से मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे ही दी है ना, तो ठीक है। बीजेपी की सरकार है, अंदर रखेगी नहीं रखेगी, कितने दिन रख पाएगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अवॉइड करने से मामला थोड़ा बिगड़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।